मॉर्निंग स्टूडेंट, BSTC सेकेंड ईयर और अपना सब्जेक्ट है स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा शिक्षण। इसमें हम आज की जो ऑनलाइन क्लास है उसमें चर्चा करेंगे स्वास्थ्य एवं खुशहाली के सामाजिक पक्षों के बारे में। इससे पहले की जो क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको जैविक पक्षों के बारे में बताया था, जिसमें हमने वंशानुक्रम, वातावरण, बुद्धि और भाषा के बारे में विस्तृत चर्चा कर ली थी। आज हम इसी के आगे इसका जो सामाजिक पक्ष है, हमने 3 पक्ष के बारे में बताया था स्वास्थ्य एवं खुशहाली के, सामाजिक पक्ष, जैविक पक्ष और मानसिक पक्ष। आज हम सामाजिक पक्ष के बारे में चर्चा करेंगे कि जिस समाज में व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं, यानी जिस समाज के व्यक्ति शारीरिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ होते हैं, वह समाज सभी स्थानों पर अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लेता है। यानी जिस समाज के व्यक्ति हष्ट-पुष्ट हैं, किसी प्रकार से रोगग्रस्त नहीं है, वह समाज उन्नति की ओर जाता है और उसी समाज से हमारा देश भी उन्नति की ओर, विकास की ओर अग्रसर होता है। इसलिए कहा गया है कि जिस समाज के व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं, वह समाज सभी स्थानों पर अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लेता है और समाज को उन्नति के शिखर पर ले जाता है और समाज उस उन्नति के शिखर को प्राप्त करता है। शिक्षा, सांस्कृतिक कार्य, खेल कूद, व्यवसाय, कला और जीवन संबंधी विभिन्न कार्यों में हमें समाज का एक प्रतिबिंब दिखाई देता है। शिक्षा होगी, सांस्कृतिक कार्य होंगे, जो खेल कूद होंगे, जो व्यवसाय है, जो कला और जीवन यापन के संबंधित तौर तरीके हैं, उन तौर तरीकों को हम समाज के अंदर देखते हैं। शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए, सांस्कृतिक कार्य किस प्रकार से होने चाहिए, सांस्कृतिक नियम किस प्रकार के होने चाहिए, खेलकूद की क्रिया क्या होनी चाहिए, व्यवसायिक संबंधी क्रिया क्या होनी चाहिए, सभी समाज के अंदर देखते हैं कि अलग अलग खेलकूद होते हैं, अलग अलग व्यवसाय या वर्ग के लोग भी रहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि स्वस्थ वातावरण, स्वस्थ विचार और स्वस्थ परंपराएं उस स्वस्थ समाज के स्वस्थ नागरिकों की धरोहर होती है। हम लिख देते हैं कि स्वस्थ वातावरण, स्वस्थ विचार, वातावरण भी स्वस्थ होना चाहिए आसपास का, और लोगों के मन के विचार में भी किसी प्रकार का द्वेष नहीं होना चाहिए। स्वस्थ विचार और स्वस्थ परंपराएं और स्वस्थ परंपराएं, अच्छी परंपराएं, अच्छे समाज के नीति नियम, जिससे उस समाज को उन्नति मिल सके। उस समाज या उस स्वस्थ समाज की परंपराएं, उस स्वस्थ समाज की उस स्वस्थ समाज के स्वस्थ नागरिकों की धरोहर होती है। उस स्वस्थ समाज, स्वस्थ वातावरण, स्वस्थ परंपरा उस स्वस्थ समाज के स्वस्थ नागरिकों की धरोहर होती है। वही जो जिस समाज के व्यक्ति स्वस्थ वातावरण में रहते हैं, स्वस्थ विचारों वाले होते हैं, अच्छी परंपराओं से युक्त समाज है, वही देश के विकास के लिए, अच्छे विकास के लिए आगे आएंगे। अतः इस प्रकार वे अपने संस्कारों को, जो स्वस्थ नागरिक हैं और स्वस्थ नागरिका को जो समाज है, वे समाज को स्वस्थ संस्कार को युक्त नई पीढ़ी को प्रदान करते हैं। इस प्रकार जो अच्छे विचार है, अच्छी परंपराएं हैं, वो परंपराएं नई पीढ़ी को वो देते हैं और इस प्रकार स्वच्छता की नींव पर चला जा सकता है। और स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए समाज के आधारभूत तत्वों को हम निम्न प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर पढ़ेंगे संतुलित भोजन। नंबर 1 पे संतुलित भोजन। संतुलित भोजन के अंतर्गत हम देखेंगे कि बालक का जब विकास होता है, बालक को विकास के साथ साथ उसको विकास की जो धरोहर है, उसको आहार भी उसका अच्छा होना चाहिए, आहार भी उसका स्वस्थ होना चाहिए। बिना स्वस्थ आहार के वो व्यक्ति किसी प्रकार के रोगग्रस्त हो सकता है। एन प्रकार से उसको किसी न किसी प्रकार का रोग ग्रस्त
कर लेगा। अतः स्वास्थ्य का जो प्रमुख आधार माना जाता है पौष्टिक एवं संतुलित भोजन की उपलब्धता बालक को देनी चाहिए। जिस समाज के व्यक्तियों को संतुलित एवं पोषक भोजन प्राप्त होता है उस समाज का विकास आगे बढ़ता रहता है, उस समाज के विकास की नींव रखी जाती है। और जिस समाज के व्यक्तियों को संतुलित एवं पौष्टिक भोजन प्राप्त नहीं होता है उस समाज को विकसित समाज की श्रेणी को नहीं माना जा सकता, क्योंकि भोजन के संबंध में किसी भी अन्य विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए शरीर का, जैसे हम गाड़ी को चलाते हैं तो गाड़ी के अंदर चलाने से पहले उसको पेट्रोल की आवश्यकता होती है, वैसे ही मनुष्य का शारीरिक विकास करने के लिए, देश के नागरिकों को विकास करने के लिए उनको संतुलित और पौष्टिक भोजन मिलना आवश्यक है। दूसरा है स्वास्थ्य सुविधाएं। स्वास्थ्य सुविधाएं, दूसरा है स्वास्थ्य सुविधाएं। इसके अंतर्गत बालकों को शारीरिक विकास को उचित रूप में नहीं होता। यदि बालक स्वास्थ्य सुविधा यानी बचपन से उसे किसी प्रकार का रोग ग्रस्त है तो उसको सही समय पर उसकी सही देखभाल नहीं करेंगे तो बालक बड़े होकर किसी विकलांगता को प्राप्त करता है या मृत्यु दर हो सकती है। इसलिए बालकों को शारीरिक विकास के उचित रूप से नहीं होता तो उन बालकों का मानसिक विकास भी उचित रूप से नहीं होगा। यानी जिस बालक का शारीरिक विकास नहीं हो रहा है किसी कारण से तो उस बालक का मानसिक विकास भी नहीं होगा। इसीलिए बालकों का शारीरिक विकास उत्तम होना चाहिए। जैसे संक्रमण रोगों, एक दूसरे से जैसे संक्रमण रोग फैलते हैं, जैसे संक्रमण रोगों, जो रोग एक दूसरे की हवा से फैलते हैं, एक दूसरे के छूने से फैलते हैं, इस प्रकार के रोगों को रोकने के लिए टीकाकरण, संक्रमण रोगों को रोकने के लिए, जैसे अभी कोविड-19 चल रहा है उसको रोकने के लिए अभी वैक्सीन का प्रयोग किया जा रहा है। जैसे कोविड-19 चल रहा है तो ये संक्रमण है, अभी लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, इस कारण लोगों की बीमारी न हो इसलिए लोगों को अधिक से अधिक वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित किया जाता है। इस प्रकार सरकार के द्वारा स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों को दी जा रही है। दूसरा है प्लस पोलियो अभियान। प्लस पोलियो अभियान बालकों को जो पोलियो से संबंधित रोग होते हैं उनके लिए छोटे बालकों को 0 से 5 वर्ष के बालकों को पोलियो की दवाई पिलाई जाती है। और तीसरा है गर्भवती महिलाओं के लिए सुविधाएं। गर्भवती महिलाओं के लिए, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको मासिक स्तर, त्रिमासिक स्तर, 6 मासिक स्तर पर उनकी समय समय पर जांच की जाती है। उनको आयरन संबंधी, उनको खान पान से संबंधित जो सुझाव होते हैं वो सुझाव दिए जाते हैं। इस प्रकार गर्भवती महिलाओं के लिए सुविधाएं आदि सरकार के द्वारा ये प्रयास किए जाते हैं। नेक्स्ट है आवास सुविधाएं। थर्ड है आवास सुविधाएं। आवास सुविधा यानी प्रत्येक जो व्यक्ति होता है उसको उसकी मूलभूत आवश्यकता होती है कि उसको समय पर रोटी, कपड़ा और मकान मिल सके। यानी शरीर को ढकने के लिए उसको कपड़ा मिल सके, शरीर को चलाने के लिए, शरीर की वृद्धि के लिए या ऊर्जा की प्राप्ति के लिए उसको भोजन मिल सके और अपने जो सर्दी, गर्मी और बरसात के लिए उसको रहने के लिए अपना एक खुद का आवास मिल सके। इसके लिए सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती है। जैसे प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना के तहत बालकों को मनुष्यों को, लोगों को उनकी जो रोजगार से संबंधित हो उनको आवास की सुविधाएं मिल जाती हैं। और मुख्यमंत्री योजना के तहत भी लोगों को जो गरीब है उनको आवास हेतु सरकार की तरफ से कुछ सहायता राशि दी जाती है। इसके अंतर्गत स्वस्थ एवं खुशहाली व्यक्ति रहने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को
रहने के लिए सामान्य आवास की आवश्यकता होनी चाहिए। जैसे भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से, जैसे भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से जो गरीब हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं उनको आवास बनाकर दिया जाता है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को आवास हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यानी जो बीपीएल की श्रेणी में आते हैं व्यक्ति, उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको कुछ आवश्यक जो राशि होती है उस राशि को दिया जाता है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को पास उचित आवास उपलब्ध हो, क्योंकि सामाजिक विकास का जो प्रमुख आधार है वो आवासीय उपलब्धता को माना जाता है। अपना नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि नेक्स्ट पॉइंट है अपना उच्च जीवन स्तर। उच्च जीवन स्तर इसके अंतर्गत देखेंगे कि जिस समाज के व्यक्तियों का जीवन स्तर ऊंच है, यानी जिस समाज के व्यक्ति प्रगतिशील हैं या संपन्न व्यक्ति हैं, वहाँ अनिवार्य एवं आवश्यक सुविधाओं संपन्न होती हैं, अतः समाज को विकसित समाज के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसलिए प्रत्येक समाज के अंतर्गत शिक्षित व्यक्ति होने चाहिए, संपन्न व्यक्ति होने चाहिए, और उसके जो रीति नियम हैं वो भी आवश्यक रूप से ऐसे होने चाहिए जिसमें समाज की उन्नति निर्धारित की जाए। नेक्स्ट है संचार साधनों का विकास। फिफ्थ है संचार साधनों का विकास। संचार साधनों का विकास, इसके अंतर्गत जिस समाज में संचार साधनों का विकास तीव्र गति से होता है, संचार साधनों के माध्यम से व्यक्ति अनेक प्रकार की उपयोगी सूचनाओं को प्राप्त करके स्वयं के विकास एवं समाज के विकास में अपना योगदान दे सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है वो है यातायात के साधनों का विकास। सिक्स्थ है यातायात के साधनों का विकास। यातायात के साधनों का विकास यानी यातायात के साधनों के माध्यम से व्यक्ति एक दूसरे के संपर्क में बने रहते हैं। पहले के जमाने में देखो, जैसे किसी की चिट्ठी पत्री आती थी कि तुम्हारे पिताजी बीमार हैं, उनके पिताजी को बीमार चिट्ठी 4 दिन पहले भेजी जाती थी, 4 दिन बाद उस व्यक्ति के पास में पहुंचती थी और 4 दिन बाद व्यक्ति पैदल चलकर उनके गांव में आता था। तब तक पिताजी का देह संस्कार वगैरह सब कुछ हो चुका था। लेकिन आज का जो जमाना है वो ऐसा है कि इंटरनेट के माध्यम से हम एक दूसरे को, चाहे दूर बैठा व्यक्ति हो, अपना करीबी व्यक्ति हो, उसको हम वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत कर सकते हैं। तो ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति हमारे पास में ही बैठा है, यानी जो संचार के साधन है उनसे भी दूरियां हैं और बिल्कुल समाप्त हो गई है। और यातायात के साधनों से हमें आज एक नया जीवन मिला है। जैसे कोई व्यक्ति बीमार है, उस बीमार व्यक्ति को यहाँ से कहीं रेफर करना है तो हम एम्बुलेंस के माध्यम से उस व्यक्ति को तुरंत ही किसी दूसरे अच्छे हॉस्पिटल में रेफर करके उसके जीवन को हम बचा सकते हैं। पहले ऐसे नहीं था। पहले था कि जब व्यक्ति बीमार होता था तो गाड़ी की व्यवस्था की जाती थी, बैलगाड़ी की, घोड़े गाड़ी की जो व्यवस्था थी वो की जाती थी, जब तक उसको अस्पतालों की भी सुविधाएं नहीं थी उस समय। लेकिन जब भी ऐसे छोटा मोटा अस्पताल था उसको ले जाते थे, उस समय उस व्यक्ति के बीच में मृत्यु हो जाती थी। लेकिन वर्तमान में
संचार के यातायात के साधनों की सुविधा के माध्यम से व्यक्ति को तुरंत ही हम रेफर करके उसके जीवन को बचा भी सकते हैं। इसलिए संचार के यातायात के साधनों से व्यक्ति एक दूसरे के संपर्क में बने भी रहते हैं तथा विभिन्न प्रकार के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में इन साधनों का योगदान होता है। जैसे व्यक्ति कश्मीर के सेब का आनंद कन्याकुमारी में बैठकर प्राप्त कर सकता है। जैसे पहले हमें कश्मीर में सेब खाने के लिए उस जगह पर जाना पड़ता था, लेकिन आजकल हम कश्मीर के जो सेब है वो दक्षिण भारत के अंदर भी प्रचलित है और दक्षिण भारत के अंदर जो मसाले प्राप्त है वो कश्मीर के अंदर भी प्रयुक्त होते हैं। इसमें उदाहरण लिख देते हैं, जैसे कश्मीर के सेब को कन्याकुमारी कश्मीर के सेब का आनंद कन्याकुमारी में बैठकर व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। कश्मीर में जो पके फल है उसका आनंद जो कन्याकुमारी के अंदर बैठा व्यक्ति है या कन्याकुमारी उस व्यक्ति उनके स्थान के लोग भी उसको प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है 7th, शिक्षा सुविधाओं का विस्तार। 7th है शिक्षा सुविधाओं का विस्तार। शिक्षा सुविधाओं का विस्तार, इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि समाज में शिक्षा की व्यवस्था इस प्रकार की होनी चाहिए जिससे प्रत्येक बालक को अनिवार्य रूप से शिक्षा प्राप्त हो सके। यानी जैसे अभी सरकार के अंदर आरटीई नियम के अंतर्गत जो गरीब परिवार हैं उनको जो निजी विद्यालय हैं उन निजी विद्यालयों में 25% के तहत उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। और वैसे भी बालक को सरकार के द्वारा जो 0 से 6 वर्ष से 14 वर्ष के जो बालक है उनको निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा के तहत उनको शिक्षा दी जाती है, जिससे कोई भी बालक है वो शिक्षा से वंचित ना रहे, जिससे प्रत्येक बालक को अनिवार्य रूप से शिक्षा प्राप्त हो सके। जब तक समाज का प्रत्येक सदस्य शिक्षित नहीं होगा, जब तक समाज का जो प्रत्येक व्यक्ति है वो शिक्षित नहीं होगा, तब तक समाज की पूर्ण विकास की संकल्पना पूर्ण नहीं की जा सकती। इसलिए समाज का जब विकास करना है तो उस समाज के विकास के अंतर्गत उसके जो बालक हैं, उसके जो व्यक्ति हैं वो भी शिक्षित होने चाहिए। और नेक्स्ट है मृत्यु दर की कमी। मृत्यु दर की कमी, आजकल स्वास्थ्य सुविधाओं के माध्यम से मृत्यु दर में धीरे धीरे कमी आ रही है। समाज में कम आयु में बालकों की मृत्यु दर तथा गर्भावस्था में स्त्रियों की मृत्यु दर में कमी होनी चाहिए, क्योंकि विकसित समाज में इस प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध होती हैं जिनके द्वारा बालकों में संक्रामक रोगों को रोका जा सकता है तथा गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य हेतु उन्हें आवश्यक उपचार एवं परामर्श प्रदान किया जा सकता है। तो आज की जो ऑनलाइन क्लास है उसमें हमने स्वास्थ्य खुशहाली के सामाजिक पक्षों के बारे में अध्ययन किया, जिसमें हमने सबसे पहले उसके संतुलित भोजन के बारे में जानकारी प्राप्त की। उसका दूसरा पॉइंट है स्वास्थ्य सुविधाएं, आवास सुविधाएं, उच्च जीवन स्तर, संचार साधनों का विकास, यातायात के साधनों का विकास, शिक्षा सुविधाओं का विकास और मृत्यु दर की कमी, इन सभी के बारे में हमने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया है। हम इसके जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में कल की जो ऑनलाइन क्लास उसमें चर्चा करेंगे। आज सभी को आज के लिए धन्यवाद।